एक खनन अंतरिक्ष यान जिसे बोरियालिस कहा जाता है अंतरिक्ष की विशाल खाली जगह में यात्रा करता है, खनिकों और क्रायोपॉड्स को ले जाते हुए। इन खनिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 4 साल शेष हैं। अचानक एक क्षुद्र ग्रह अपना रास्ता बदलता है और सीधे जहाज की ओर बढ़ता है। ये बोरियालिस से टकरा जाता है, जिससे क्रायोपॉड्स इजेक्ट मोड में चले जाते हैं। जहाज की एआई प्रणाली लियोनार्ड खनिकों को जगाती है और उन्हें स्थिति के लिए तैयार करना शुरू करती है। एक खनिक एंडी को तब जगाया जाता है जब क्षुद्र ग्रह टकराता है। लियोनार्ड उसे शांत रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह करता है। जैसे ही क्रायोपॉड्स बाहर निकलते हैं, वे पास के ग्रह की ओर निर्देशित होते हैं, जबकि बोरियालिस नष्ट हो जाती है। रोबोटिक भुजाएं और एंडी के पोड उसका सूट तैयार करके, हेलमेट सुरक्षित करके और ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल करके पूरा करते हैं। कई क्रायोपॉड्स के विनाश के बाद नष्ट हो जाते हैं, या तो टक्कर के कारण या ग्रह के वातावरण में प्रवेश करने की गर्मी से। एंडी का पॉड बमुश्किल नीचे उतरने से बच जाता है, लेकिन उसके पुनः प्रवेश की गति में कठिनाई होती है। जब एंडी का पॉड एक पहाड़ी से टकराने वाला होता है, तो लियोनार्ड उसे तेजी से घुमाकर दूर ले जाता है। वे क्रैश लैंड करते हैं, लेकिन एंडी बच जाता है। बेहोशी की हालत में एंडी अपने परिवार की यादों से जीवित होता है। वह अपनी आसपास की जांच करता है और खुद को अंधेरे तूफानी बादलों के नीचे एक पथरीले पहाड़ों के इलाके में पाता है। एंडी जहाज से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक जमीन कांपने लगती है और लियोनार्ड उसे पॉड छोड़ने की सलाह देते हैं। फिर एंडी पॉड खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह क्षतिग्रस्त है। जीवन रक्षक किट की खोज करते हुए उसे पता चलता है कि उसमें कोई फ्लेयर गन नहीं है, क्योंकि वह एक निम्न स्तरीय खनिक है। निराश होकर एंडी अग्निशमन यंत्र का उपयोग करके पॉड की खिड़की को तोड़ता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वह करता है, अस्थिर भूमि पॉड को पलट देती है और टूटे कांच से उसका सूट फट जाता है। लियोनार्ड उसे चेतावनी देता है कि इस ग्रह का वातावरण प्रतिकूल है, इसलिए एंडी एक विशेष स्प्रे का उपयोग करके फटने को सील कर देता है। फिर लियोनार्ड एंडी को सूचित करता है कि पॉड में आग लग गई है। शीघ्रता से कार्य करते हुए एंडी अपने बेटे के खिलौने को पकड़े बाहर निकलता है, जो उसके लिए सबसे प्यारा है। अब एक विदेशी ग्रह पर फंसने के बाद एंडी देखता है कि बोरियालिस वायुमंडल में प्रवेश कर रही है। हालांकि जहाज पहले से ही आग में गिर चुका है और जब यह दुर्घटनाग्रस्त होता है तो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। विस्फोट की लहर के कारण एंडी कई मीटर दूर जा गिरता है, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच जाता है। इसके बाद एंडी लियोनार्ड से पूछता है कि वे कहाँ हैं। लियोनार्ड उसे बताता है कि वे एक अनकोऑर्डिनेटेड स्टार सिस्टम में हैं और अपनी निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं। दूर में एक रोशनी देखकर एंडी उसकी तरफ बढ़ने का निर्णय लेता है। साथ ही रेडियो पर किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। रास्ते में एंडी बोरियालिस के अवशेषों पर पहुंचता है और एक और क्रायोपॉड पाता है। वह उससे ऑक्सीजन टैंक लेने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन वह घबरा जाता है जब वह अंदर एक निष्प्राण शरीर देखता है। साहस बटोरते हुए एंडी टैंक हटाता है, लेकिन उसे क्षतिग्रस्त और अनुपयोगी पाता है। निराश होकर वह प्रकाश की ओर आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। जैसे ही वह चलता है, उसके पीछे की पॉड खतरनाक संकेत दिखाती है। खून और खरोंच के निशान दर्शाते हैं कि एंडी अकेला नहीं है। अंततः एंडी रोशनी तक पहुंचता है और एक दूसरे बचे व्यक्ति को पाता है जिसका नाम ड्वेन है। उसे देखकर बहुत खुश होता है। हालांकि ड्वेन जीवित रहने के लिए मृत शरीर को खाने पर विचार कर रहा है, यह मानते हुए कि वे केवल 2 उत्तरजीवी हो सकते हैं। वह समझाता है कि कंपनी ने ईंधन बचाने के लिए एक क्षुद्र ग्रह पट्टी के माध्यम से एक शॉर्टकट लिया, जिससे दुर्घटना हुई। ड्वेन, जो संचार विभाग में काम करता है, पृथ्वी पर एक आपातकालीन संकेत भेजने की योजना बनाता है ताकि बचाव जहाज की गुहार की जा सके। वह एंडी से कहता है कि यह संकेत पृथ्वी तक पहुंचने में 8 महीने लगाएगा और सबसे तेज बचाव जहाज आरटीएस के बावजूद वहां पहुंचने में 2 साल और लगेंगे। इसके बाद ड्वेन दक्षिण की ओर जाने और बोरियालिस के दूसरे हिस्से को खोजने और वहां एक बेस कैंप शुरू करने का सुझाव देता है। जब एंडी उम्मीद खोने लगता है, तो ड्वेन उसे हिम्मत देता है, उसे उसकी सहनशीलता की याद दिलाता है और प्रेरणात्मक धक्का देता है। लेकिन धक्का एंडी के लिए थोड़ा ज्यादा तेज होता है और वह संतुलन पाने के लिए पीछे हटता है और गलती से एक वायर को अनप्लग कर देता है। जब वह उसे ठीक करने के लिए मुड़ता है, तभी अचानक एक जीव प्रकट होता है और ड्वेन को घसीट कर ले जाता है। एंडी भ्रमित है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। सदमे के बावजूद वह ड्वेन को घर भेजने का काम पूरा करता है। संकट संकेत। अगले ही पल एंडी डुआन की बंदूक लेकर जहाज के दूसरे हिस्से की ओर अकेला बढ़ता है। उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति खतरनाक रूप से कम हो रही है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसके रेडियो पर एक नई आवाज आती है। एक जीवित बचे व्यक्ति का नाम है नाओमी। वह एंडी को बताती है कि उसके पैर उसके पोड में फंसे हुए हैं और वह उसे अपनी स्थिति भेजती है। लियोनार्ड एंडी को चेतावनी देता है कि जिस क्षेत्र में वह है, वह बेहद अस्थिर है, दृश्यता खराब है और अगर वह उसे पहुंचने की कोशिश करता है तो उसकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसके बजाय लियोनार्ड उसे सलाह देता है कि वह बोरियालिस के दूसरे हिस्से में जाने का सुरक्षित रास्ता अपनाए ताकि वह अपनी ऑक्सीजन भर सके। लेकिन नाओमी एंडी से उसे न छोड़ने की विनती करती है, ये बताते हुए कि उसके पास उन दोनों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। जैसे ही एंडी नाओमी की ओर बढ़ता है, वे दोनों बातें करना शुरू करते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है और एंडी को कुछ असामान्य महसूस होने लगता है। उसे लगता है वह अंधेरे में कुछ चलते हुए देख रहा है और लियोनार्ड से इलाके को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन यह कार्य नहीं कर सकता। नाओमी कहती है कि लियोनार्ड एक पुराना एआई मॉडल है जिसे कंपनी ने पैसे बचाने के लिए चुना है।
1 घंटे बाद एंडी चलना जारी रखता है, लेकिन अंधेरे में छायादार आकृतियों को आगे बढ़ते हुए देखता रहता है। फिर वह नाओमी को ड्वेन के बारे में बताता है और जोर से सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। जल्द ही एंडी अजीब पद चिन्हों को नोटिस करता है और उनका पीछा करता हुआ एक ऐसा छेद पाता है जो जालों से घिरा हुआ है। ये जगह उसे डरा देती है और वह जल्दी से नाओमी को सूचित करता है कि ग्रह पर एलियन मकड़ियां हो सकती हैं। खैर, तकनीकी रूप से यहाँ एलियन वह और नाओमी हैं जिससे मकड़ियां वैसे सिर्फ मकड़ियां होंगी। इसके बाद एंडी तेजी से चलने लगता है, उस क्षेत्र में खतरा महसूस करते हुए, क्योंकि वह चारों ओर बिखरे हुए जाले देखता है। नाओमी उससे पूछती है कि उसने यह काम क्यों लिया, ये टिप्पणी करते हुए कि यह कितना कठिन हो सकता है और सुझाव देते हुए कि शायद वह अपने अतीत से भाग रहा है। यह उसे उसकी पत्नी और बेटे के एक साथ खेलने की याद दिलाता है। एंडी नाओमी को बताता है कि वे उसे छोड़कर चले गए। अचानक वह एक धीमी गुर्राहट की आवाज सुनता है और घबराहट में अपने आसपास को स्कैन करना शुरू करता है। फिर लियोनार्ड एंडी को चेतावनी देता है कि उसके स्थान की ओर कई ट्रैकर्स आ रहे हैं। अजीब बात यह है कि ट्रैकर्स उन क्रू सदस्यों के हैं जो पहले से ही मरे हुए हैं। जैसे ही ट्रैकर्स पास आते हैं, दृश्यता के लिए एंडी एक फ्लेयर गन चलाता है। फ्लेयर क्षेत्र को रोशन कर देता है, विशाल मकड़ियों को दिखाता है जिनकी बिच्छू जैसी पूंछें हैं और वे उसकी ओर बढ़ रही हैं। डर के मारे एंडी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन में एक दरार में गिर जाता है। मकड़ी उसके ऊपर से उसका पीछा करती है। उसके पैर खतरनाक रूप से पास आते हैं। फिर एंडी कई मीटर नीचे एक चट्टान के किनारे गिर जाता है। एंडी चमत्कारिक रूप से गिरने से बच जाता है, फिल्म की कहानी के लिए जिंदा रहता है। ऊपर विशाल मकड़ी हताशा में दहाड़ती है, लेकिन उसका पीछा नहीं करती। एंडी नाओमी को मकड़ियों के बारे में जानकारी देता है और डरावनी सच्चाई बताता है कि ट्रैकर्स खाई गई क्रू मेंबर्स के हैं और वे जीव के पेट के अंदर हैं। तब एंडी देखता है कि उसकी सूट से ऑक्सीजन लीक हो रही है और वह अपने सीलेंट स्प्रे का अंतिम हिस्सा उस फट को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करता है। अचानक ड्वेन की आवाज रेडियो पर गूंजती है। वह एंडी और नाओमी को बताता है कि वह विशाल कोंडों से लड़ रहा है। नाओमी एंडी से कहती है, जो हिचकिचा रहा है, कि वह एंडी की मदद करने जाए। ड्वेन की मदद करें, यह सोचते हुए कि ड्वेन के पास अधिक ऑक्सीजन है। एंडी का जीपीएस गिरने से खराब हो जाता है, इसलिए नाओमी उसे रेडियो की मदद से ड्वेन की ओर मार्गदर्शन करती है। अंततः एंडी ड्वेन की फ्लेयर को देखता है और उसके पास पहुंचता है, लेकिन उसे हमले में पाता है। ड्वेन चिल्लाता है कि उसके पास एक योजना है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, एक मकड़ी उस पर कूद जाती है। एंडी एक पॉड के पीछे छिप जाता है, बेबस खड़ा होकर सुनता है जैसे मकड़ी ड्वेन को निगल जाती है। दूसरी मकड़ी एंडी को सूंघने लगती है, लेकिन नाओमी पास के एक पॉड की लाइट चालू करके उसका ध्यान भटकाती है। एंडी एक और पॉड के अंदर छिपने का मौका लेता है, केवल यह देखने के लिए कि उसके अंदर एक सड़ता हुआ शरीर है। फिर एंडी नाओमी से विनती करता है कि वह उसके पॉड की लाइट्स बंद कर दे, लेकिन उसके पास एक और विचार है। वह एक साथ सभी पॉड की लाइट्स चालू कर देती है, जिससे मकड़ियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और एंडी को भागने का मौका मिलता है। फिर भी एक मकड़ी उसका पीछा करती है जब तक कि वह धुंधले क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता। एंडी नाओमी को तुरंत उसका पॉड छोड़ने की चेतावनी देता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह अभी भी फंसी हुई है। नाओमी घबराने लगती है, इसलिए एंडी वह शांत करने वाला गाना गाता है जो वह पहले गाया करता था, अपने बेटे को। बाद में नाओमी पुष्टि करती है कि ड्वेन मर चुका है और वे ग्रह पर बचे हुए केवल 2 जीवित व्यक्ति हैं। धुंध में चलते हुए एंडी सोचता है कि मकड़ियों ने उसका पीछा करना क्यों बंद कर दिया, और वह बैंगनी रोशनी में चमक रही जुगनुओं के एक शानदार झुंड से गुजरता है जो एक आश्चर्यजनक दृश्य उत्पन्न करता है। लेकिन अचानक जुगनू गुस्से में लाल हो जाते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उसका हेलमेट तोड़ने और सूट फाड़ने की कोशिश करते हैं। एंडी झुंड से बचते हुए तेजी से दौड़ता है। नाओमी सुझाव देती है कि मकड़ियां शायद जगमगाते जुगनुओं से डरती हों, यही वजह हो सकती है कि वे उसका पीछा करना छोड़ देती हैं। एंडी इस सिद्धांत को समझ पाता उससे पहले ही जमीन से अचानक एक विशाल जीव का मुंह खुलता है और उसे पूरा निगल लेता है। जैसे ही एंडी उस जीव के मुंह में समाता है, उसके परिवार की यादें उसकी आंखों के सामने चमक जाती हैं। फिर वह पूरी तरह से अंदर गायब हो जाता है। जीव के अंदर एंडी मदद के लिए लियोनार्ड को बुलाता है, जबकि वह जीव के गंदे अंदरूनी हिस्सों को देखता है। वह लियोनार्ड से कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। लियोनार्ड तेजी से एंडी के सूट में लगा डिफिब्रिलेटर सक्रिय कर देता है और प्राणी उस सदमे पर हिंसक प्रतिक्रिया करता है, एंडी को बाहर थूक देता है। फिर एंडी जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होता है क्योंकि राक्षस उसका पीछा करता है। वह फिर से जुगनुओं से भरी एक गुफानुमा संरचना में गिर जाता है। ये चमकती हुई जीव आक्रामक तरीके से उसे घेर लेते हैं, उसे गुफा के दूसरे छोर तक भागने के लिए मजबूर करते हैं। जब वह बाहर निकलता है तो जुगनू उसका पीछा करना छोड़ देते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। अपने सूट में केवल थोड़ा ऑक्सीजन बचा होने के कारण एंडी बोरियलिस के शेष भाग की बजाय नाओमी की ओर बढ़ता है। वह उसके पास समय रहते पहुंचता है, इससे पहले कि उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाए, और वह जल्दी से उसे अपनी आपूर्ति से जोड़ देती है। एंडी नाओमी के फंसे हुए पैर को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतना जोर नहीं है। उसकी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए वह एक लीवर बनाता है जिससे उसके पैर को उठाया जा सके। आखिरकार उसे आजाद कर देता है। नाओमी पुष्टि करती है कि उसका पैर टूटा नहीं है। जैसे ही वे पॉड से बाहर निकलते हैं, एंडी धातु का एक टुकड़ा उसके पैर के चारों ओर एक स्प्लिंट की तरह लपेटता है, जिससे यह स्थिर हो जाता है और उसे बेहतर चलने में मदद मिलती है।
नाओमी के पॉड से सामान इकट्ठा करने के बाद वह एंडी को धन्यवाद देती है कि उसने सुरक्षा की ओर जाने के बजाय उसे बचाया। जल्द ही मकड़ियों का एक झुंड उन्हें घेर लेता है और वे दौड़ने को मजबूर हो जाते हैं। नाओमी की उन्नत AMI उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देती है ताकि वह अपने पैर के दर्द को सह सके। कुछ समय दौड़ने के बाद वे गिर जाते हैं और एक मकड़ी उनके ऊपर मंडराती है, हमला करने के लिए तैयार। नाओमी अपनी फ्लेयर गन से मकड़ी पर फायर करती है, जिससे मकड़ियां फ्लेयर के पीछे भागने लगती हैं। इस ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर दोनों बोरियलिस के बचे हुए हिस्से में चढ़ जाते हैं। नाओमी को दरवाजे बंद करने में परेशानी होती है क्योंकि नियंत्रण प्रणाली खराब हो जाती है। कुछ कोशिशों के बाद वह दरवाजे बंद करने में कामयाब हो जाती है। ठीक तभी एक मकड़ा दरवाजे में फंसकर आधा कट जाता है। इसके बाद प्राणी दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगते हैं। नाओमी और एंडी को जहाज के भीतर और पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। आपातकालीन लाइटें झिलमिला रही हैं, संकेत देती हैं कि बैकअप जनरेटर काम कर रहा है। नाओमी आसानी से जहाज को नेविगेट करती है, जहाज के लेआउट से भलीभांति परिचित होने पर, जबकि एंडी, जो केवल 2 बार जहाज पर गया है और उसका अधिकांश समय क्रायोस्लीप में बीता है, खोया हुआ महसूस करता है। वे अंततः एक डेक ढूंढ लेते हैं जहां रहने योग्य वातावरण और पर्याप्त आपूर्ति होती है, जो उनके सहायता आने तक उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त होती है। डेक खोलने की कोशिश करते समय वे खून की एक लकीर देखते हैं और पता चलता है कि एक मकड़ी बोरेआलिस के अंदर आ गई है। वे छिप जाते हैं और देखते हैं कि मकड़ी एक अंडा देती है, इसे जाले और एक मृत शरीर से ढक देती है। एंडी को घिन आती है और उसे उल्टी करने का मन होता है। मकड़ी को उनकी मौजूदगी का कोई अंदाजा नहीं होता और वह चली जाती है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगते हैं, अचानक पीछे से एक और मकड़ी उन पर हमला कर देती है। फिर एंडी उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है, सोचते हुए कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन जल्दी ही नाओमी यह बता देती है कि उन्होंने खुद को एक एयरलॉक में बंद कर लिया है। गलती का एहसास होते ही एंडी धातु की छड़ से दरवाजा पीटता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। निराश होकर दोनों अपने हेलमेट उतार देते हैं और बात करने लगते हैं। एंडी नाओमी को अपनी पत्नी और बेटे का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश दिखाता है। वह उसे बताता है कि वे उसके जन्मदिन से लौटते समय एक कार दुर्घटना में मारे गए थे और तब से वह जीवित रहने के अपराध बोध के साथ जी रहा है। उसे लगता है कि मरने वाला वही होना चाहिए था। नाओमी उससे कहती है कि उसे बचाना इस बात का सबूत है कि उसके जीवन में अभी भी एमईइन है। वो उसे बताती है कि उसने लोगों में विश्वास खो दिया था, लेकिन कहता है कि उसके कार्यों ने उसे फिर से उम्मीद दी है। फिर नाओमी उसे गले लगाती है और सूट पर कुछ जुगनुओं को देखती है। अचानक भयंकर मकड़ी ताला तोड़कर अंदर आ जाती है। जल्दी से सोचते हुए नाओमी जुगनुओं को उस जीव पर फेंक देती है, जिससे वह तुरंत पीछे हट जाता है। दोनों भागने का मौका पाते हैं, लेकिन लगभग कार्गो बे में गिर जाते हैं। मकड़ी उन पर झपट्टा मारती है, जिससे वे सभी बे में गिर जाते हैं। जब मकड़ी फिर से उनका पीछा करती है, एंडी नाओमी के सीलेंट स्प्रे को उस पर फेंक देता है। मकड़ी कैन में काटती है, जो फट जाता है और इसे अस्थायी रूप से बेहोश कर देता है। इससे एंडी और नाओमी को भागने का समय मिल जाता है। एंडी सुझाव देता है कि वे मकड़ी को हमेशा के लिए मारने के लिए माइनिंग ड्रिल का उपयोग करें। फिर नाओमी ध्यान भटकाने के लिए दौड़ती है और चिल्लाती है ताकि एंडी मकड़ी को मारने का तरीका खोज सके। एंडी एक बेहतरीन विचार के साथ आता है कि मकड़ी को एक ऊंचे स्थान पर स्थित एक पॉड के नीचे कुचल दिया जाए। वह नाओमी से कहता है कि वह मकड़ी को उसकी ओर लाए, जबकि वह एक कार्यशील पॉड की तलाश करता है। लियोनार्ड एंडी को सूचित करता है कि केवल एकमात्र काम करने वाला पॉड उनकी मौजूदा स्थिति से 2 स्तर ऊपर है। एंडी पॉड तक चढ़ने में सफल होता है, जबकि मकड़ी लगातार नाओमी पर हमला करती रहती है। नाओमी की मदद के लिए एंडी सभी लाइट्स को बंद कर देता है, ये जानते हुए कि मकड़ी उनके प्रति संवेदनशील है। ये नाओमी को मकड़ी की नजरों से बचने में मदद करता है। फिर नाओमी कुछ आपातकालीन लाइटें ढूंढती है और उन्हें पहन लेती है ताकि मकड़ी का ध्यान खींच सके। इसी बीच एंडी पोर्ट को मैन्युअली निकालने की कोशिश करता है। लियोनार्ड उसे बताता है कि उसने नाओमी की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पावर बंद कर दिया है और चेतावनी देता है कि इसे बहाल करने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। फिर एंडी सिस्टम को ओवरराइड करने और पोर्ट को अपने आप स्टार्ट करने का फैसला करता है। अब नाओमी एक बीकन की तरह रोशन होकर प्राणी को एंडी की स्थिति की ओर आकर्षित करने में सफल होती है। एंडी पोर्ट को मैन्युअल रूप से चार्ज करने के लिए अपनी सूट को उससे जोड़ता है। लियोनार्ड एंडी को चेतावनी देता है कि यह प्रक्रिया उसके एआई सिस्टम को शॉर्ट सर्किट कर देगी, जिसका मतलब है कि लियोनार्ड अस्तित्व में नहीं रहेगा। लियोनार्ड यह भी चेतावनी देता है कि एंडी खुद इस प्रभाव से बच नहीं पाएगा। खतरों के बावजूद लियोनार्ड खुद को बलिदान करने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। जैसे ही प्राणी कैप्सूल के ठीक नीचे आता है, एंडी कैप्सूल को सीधे मकड़ी पर गिरा देता है और उसे वह कार दुर्घटना याद आती है जिसने उसके परिवार की जान ले ली थी। पॉड मकड़ी को कुचल देता है, लेकिन टक्कर के कारण एंडी बेहोश हो जाता है। इसके बाद नाओमी रोते हुए उसके पास दौड़ी आती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह मर चुका है। कुछ क्षण बाद एंडी होश में आता है और नाओमी उसे कसकर गले लगाती है। दोनों एक शांत पल साझा करते हैं, ग्रह पर सूर्योदय को देखते हुए। कठोर परिस्थितियों और घातक जीवों के बावजूद उन्हें इस ग्रह की अजीब सुंदरता की याद आती है। उनकी आश्चर्य में लियोनार्ड फिर से सक्रिय हो जाता है और बताता है कि इसमें एक उन्नयन हुआ है। एंडी राहत की सांस लेता है और लियोनार्ड उनके लिए एक सुंदर गाना बजाता है। हाथ पकड़कर एंडी और नाओमी भविष्य की ओर देखते हैं। जो एक त्वरित क्रायोनींद यात्रा के रूप में शुरू हुआ था, वह जीवित रहने की लड़ाई में बदल गया। अब उनके पास एक बचाव जहाज की प्रतीक्षा करने के लिए लगभग 2 साल हैं, मानो संकट संदेश पृथ्वी तक पहुंच भी गया हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी, तो सवाल है कि क्या कंपनी
जो लागत बचाने के लिए कोनों को काटने के लिए जानी जाती है, केवल 2 लोगों के लिए एक अज्ञात ग्रह पर मदद भेजने को तैयार होगी? इसका जवाब आपके हाथ में है। जहां तक एंडी और नाओमी की बात है, मुझे लगता है कि वे इस इंतजार को सार्थक बना लेंगे, शायद रोमांटिक तरीके से भी। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा हमें बताएं कि आप कौन सी फिल्म का रिकैप देखना चाहेंगे।